वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। स्टेबल कॉइन्स के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना क्योंकि स्टेबल कॉइन्स के का क्या फ्यूचर होने वाला है। अभी प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट सबमिट करी है प्रेसिडेंट को। उस प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप जो कि थिंक टैंक है प्रेसिडेंट का, सोचो उसके अंदर CFTC, SEC, जेनेट येलन, सिक्योरिटी एजेंसीज, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जो उस वर्किंग ग्रुप का पार्ट नहीं था। स्टेबल कॉइन को US गवर्नमेंट एक थ्रेट की तरह ले रही थी और वो कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। वो रिपोर्ट का पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन्स का जो फ्यूचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल कॉइन्स अगर रहेंगे नहीं रहेंगे, फ्यूचर में क्या होगा स्टेबल कॉइन्स का, तो वो आपके फ्यूचर की स्ट्रैटेजी को भी डिफाइन करेगा। इसलिए वीडियो को आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते मिस करना, आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। एक छोटी शॉर्ट एनालिसिस है जो कि आपके को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको ये एनालिसिस ऐसी रिसर्च पसंद है, बिकॉज यार वो मेरी मोटिवेशन है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड में लाइक ज़रूर कर देना। सो बेसिकली क्या है कि प्रेसिडेंट खुद तो डिसीजन लेता नहीं। कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, उनकी एक कमेटी होती है, उनका एक थिंक टैंक होता है जो किसी भी मुद्दे पे उनको एक रिसर्च करके एक रिपोर्ट सबमिट करता है। तो प्रेसिडेंट ने ये जिम्मेदारी दी प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप को, जिसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स, फाइनेंशियल डिपार्टमेंटल हेड्स, SEC, CFTC, जेनेट येलन, और भी सिक्योरिटी एजेंसी, सारे उसका पार्ट थे। तो ये सारे इनका जो काम था बेसिकली, इनको प्रेसिडेंट को स्टेबल कॉइन्स के ऊपर एक रिकमेंडेशन देनी थी कि गोइंग फॉरवर्ड स्टेबल कॉइन्स को कैसे डील करें। अब स्टेबल कॉइन्स क्यों एक थ्रेट की तरह बढ़ता जा रहा है? क्योंकि स्टेबल कॉइन्स बेसिकली क्या है कि जैसे आप समझो, जैसे US डॉलर है। आज आपको कहीं किसी को US डॉलर को अगर आपको भेजना है तो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ही तो भेज सकते हो ना US डॉलर। अगर आपको कहीं पे किसी को हेयर कट के पैसे देने, टॉफ़ी, चॉकलेट, किसी सर्विस के पैसे देने, किसी को पैसा क्रॉस बॉर्डर भेजना है, तो आप US डॉलर को अगर भेजोगे तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू, स्विफ्ट के थ्रू आप भेज सकते हो, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे जो USDT और जो USDC है, ये आप स्टेबल कॉइन्स को ब्लॉकचेन के ऊपर कहीं पे भी आप इंस्टेंटली एक डिजिटल वॉलेट से पीयर टू पीयर दूसरे डिजिटल वॉलेट को बिना किसी पे रिलाई किए आप सेंड कर सकते हो। और यही नहीं, आप सर्विसेज के लिए भी स्टेबल कॉइन्स को के थ्रू पे कर सकते हो। तो स्टेबल कॉइन्स की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं वो ये बता रही थी कि US अगर ये बढ़ती रही फ्यूचर में भी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, फास्ट तरीका है, इंस्टेंट तरीका है, क्रॉस बॉर्डर है, तो ये कहीं ना कहीं US डॉलर के लिए एक थ्रेट साबित होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात US गवर्नमेंट के लिए थ्रेट ये है कि इसको वो इशू नहीं करते, इसका जो इशूअर है वो प्राइवेट एंटिटीज हैं, तो इसलिए भी एक बड़ा थ्रेट होता जा रहा था। और अगर आप क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो जिस तरीके से क्रिप्टो की जो ग्रोथ हुई है, जिस तरीके से मैसिव तरीके से क्रिप्टो यहाँ तक पहुँचा है, क्रिप्टो की मैसिव ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो स्टेबल कॉइन्स की ग्रोथ भी है। क्योंकि स्टेबल कॉइन्स अल्टीमेटली मार्केट के अंदर पैसा लेके आए, लिक्विडिटी लेके आए, नए लोग भी इसके थ्रू एंटर किए हैं। अगर कोई भी बंदा आज अगर क्रिप्टो के अंदर एंटर करता है तो स्टेबल कॉइन से उसकी मुलाकात होती है, क्योंकि वो जब भी ट्रेड करना चाहता है तो अपनी जब वो ट्रेड को खत्म करना चाहता है, सेटल करना चाहता है लास्ट में, तो वो सेटल उसको US डॉलर में करना चाहता है। तो US डॉलर एक एक्सचेंज पे USDT होती है, USDC, जो कि एक डॉलर से बैक्ड होते हैं स्टेबल कॉइन्स, तो वो उसके अंदर कन्वर्ट कर लेता है। तो आज जो इतना बड़ा वॉल्यूम हम एक्सचेंजेस पे, इतना बड़ा जो आज हम लिक्विडिटी देख रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, उसमें स्टेबल कॉइन्स की बहुत बड़ा उसकी वैल्यू है। अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल 25 बिलियन US डॉलर मार्केट कैप था, आज 130 बिलियन मार्केट कैप हो गया है USDT और USDC को मिला के। मैं अभी बाकी स्टेबल कॉइन्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ USDT और USDC की, इसलिए क्योंकि जो US गवर्नमेंट का भी जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि जो हमारे यहाँ पे जो दो एंटिटीज़ हैं जो कि जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, जिनको भी कोई हमने लाइसेंस इशू नहीं कर रहा, वो स्टेबल कॉइन के इशूअर हैं। तो अगर ये प्राइवेट एंटिटीज़ अगर ऐसी और आती रही फ्यूचर में, स्टेबल कॉइन्स को इशू करने लगी, तो US डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंस खत्म होती चली जाएगी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? इसीलिए कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। अब इस कमेटी ने रिकमेंड क्या किया है? इस कमेटी ने सबसे अच्छी बात किया है, जो बस एक ही बात जो उस ग्रुप उस रिकमेंडेशन में एक ही है, उन्होंने बोला सबसे पहले कि जी स्टेबल कॉइन को बैन नहीं करना, सब स्टेबल कॉइन को चलते रहना चाहिए। तो यहां तक तो बात अच्छी लगी। अब जो दूसरी बात जो है आगे वो सारी गड़बड़ है। उस रिकमेंडेशन में ये बोला गया है कि जी सबसे पहले जो फेडरल रिजर्व है, जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, वही ये डिसाइड कर सकती है कि स्टेबल कॉइन कौन इशू कर सकता है। तो इस केस में जिस तरीके से बैंक्स हैं
जिस तरीके से बैंक्स जो हैं वो इशूअर्स हैं यूएस डॉलर के, जिस तरीके से वही यूएस डॉलर को की सप्लाई को गवर्न करते हैं, तो उसी तरीके से जिसको फेडरल गवर्नमेंट जो है लाइसेंस इशू करेगी वही स्टेबल कॉइन्स के अंदर डील कर सकता है। और ऑब्वियसली बात है कि जब स्टेबल कॉइन या यूएस डॉलर या एक बैंकिंग लाइसेंस लेने के लिए आपको पता है कि बैंक को ऑपरेट करने के लिए जो यार्डस्टिक्स हैं, जो लाइसेंसेस हैं, वो इतने कॉस्टली हो जाएंगे, कोई भी प्राइवेट एंटिटी उसके अंदर एंटर कर ही नहीं पाएगी। तो एक तरीके से आपने जैसे ही आप लाइसेंस कर दोगे, उसकी कंडीशंस लगा दोगे, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे यूएसडीटी है, यूएसडीसी, इनके पीछे जो कंपनीज है जैसे सर्कल है, बिटफिनिक्स हैं, ये कंपनीज जो हैं वो ऑब्वियसली बात है वो सरेंडर कर देंगी, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू मीट दो स्टैंडर्ड्स, नंबर वन। तो ये है कि भाई जो कंट्रोल है, जो हम कहते हैं ना कि सेंट्रलाइज एंटिटीज का जो कंट्रोल वो चाहते हैं, वो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पहली चीज। और ये इसलिए भी किया है, अब आप कहोगे कि ये सर बैन ही कर देते, इससे अच्छा। बैन इसलिए नहीं करना चाहते, मैं आपको आज बात बता रहा हूं कि जो बैंकिंग सेक्टर है उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप को ये बोला कि स्टेबल कॉइन्स फ्यूचर है, ये बैंकिंग को भी ट्रांसफॉर्म कर देंगे, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स को हम यूज करेंगे, हमारे थ्रू लोग आएंगे, तो हम इशूअर बनेंगे, तो बैंकिंग सेक्टर भी कहां से कहां हो जाएगा। और यूएस में जो बैंकिंग सेक्टर की जो डोमिनेंस है वो और ज्यादा दुनिया में बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका कंट्रोल हमें अपने पास रखना है, प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं देना है। तो इसीलिए जो बैंकिंग सेक्टर ने अपने हाथ में स्टेबल कॉइन्स को लेने की जो इच्छा जाहिर करी और प्राइवेट एंटिटीज को बाहर करने की, ताकि यूएस जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो और स्ट्रांग होती चले जाए और स्टेबल कॉइन्स पर उनका कंट्रोल होता चला जाए। बैंकिंग सेक्टर जहां पे भी आ जाता है, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो जितने भी कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल वॉलेट हैं जो यूएसडीटी और यूएसडीसी में डील करेंगे, उन्हें केवाईसी भी करनी पड़ेगी। तो कल को कोई भी स्टेबल कॉइन अगर आपको यूज करना है तो आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। अब अगर कोई इंडिया में बैठा है, चाइना में बैठा है, वियतनाम में बैठा है, जिम्बाब्वे में बैठा है, उसके बाद यूएसडीटी और यूएसडीसी, वो क्यों केवाईसी करेगा? तो उससे अच्छा वो कहेगा कि नहीं यार, मेरे को ये यूएस डॉलर, ये स्टेबल कॉइन चाहिए ही नहीं। तो इन अ सेंस क्या होगा कि जैसे ही अगर ये लागू हो जाती है रिकमेंडेशन, जिसपे ऑब्वियसली अब डिबेट चल रही है, तो होगा क्या कि यूएसडीटी और यूएसडीसी को लोग छोड़ना शुरू कर देंगे, मतलब सेल करना शुरू कर देंगे, उसके अंदर से पैसा निकालना, उसको डाइल्यूट करना शुरू कर देंगे। और यूएसडीटी और यूएसडीसी की जगह जो अपना पैसा जो यूएसडीटी और यूएसडीसी में लगा है, जो स्टेबल कॉइन्स में लगा है, उसको कन्वर्ट करके बिटकॉइन और इथेरियम और अपने फेवरेट टोकन्स ले लेंगे। तो होगा क्या कि जो 130 बिलियन यूएस डॉलर ये क्रिप्टो के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी यूएस के स्टेबल कॉइन के लिए अपनी केवाईसी क्यों करेगा? और अगर केवाईसी कर ही देगा तो काफी सारे जो लोग हैं वो स्टेबल कॉइन्स में से निकल जाएंगे और स्टेबल कॉइन की ग्रोथ जो है वो रहेगा स्टेबल कॉइन, लेकिन बहुत धीरे हो जाएगी। क्योंकि अगर स्टेबल कॉइन्स को अगर किसी को एक्सेस करना होगा तो वो जेमिनाई, कॉइनबेस, जो क्रैकन है, जो यूएस की जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, वहीं पे उसका इस्तेमाल होगा और किसी जगह पे उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ग्लोबली जो आज स्टेबल कॉइन, चाहे हांगकांग, चाइना, इधर उधर सब, इंडिया, सब जगह जो ये स्टेबल कॉइन को जो यूज कर रहे हैं, तो वो स्टेबल कॉइन को क्यों यूज करेंगे जो कि जिसकी आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। तो यूएस गवर्नमेंट के वैसे भी बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे कि कौन कौन यूएसडीटी और स्टेबल कॉइन्स को यूज कर सकता है। जो फेडरल गवर्नमेंट, जो यूएस गवर्नमेंट के इशूड स्टेबल कॉइन्स होंगे, उनको ऑब्वियसली और गवर्नमेंट्स अपनी टेरिटरीज में क्यों प्रिवेल करने देंगी। तो स्टेबल कॉइन्स पे ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर ये लागू हो जाता है तो स्टेबल कॉइन का जो फ्यूचर है वो डामाडोल दिखेगा आपको फ्यूचर में। अब होगा क्या, सपोज कर लेते हैं कि स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू 1 मिनट के लिए 0 हो जाती, तो होगा क्या कि जो स्टेबल कॉइन्स के अंदर जो 130 बिलियन यूएस डॉलर है, ये सारे के सारे शिफ्ट हो जाएगा क्रिप्टो के अंदर, और क्रिप्टो की जो मार्केट है वो एकदम पंप कर जाएगी। मतलब जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, जो लोगों ने अपने अपने क्रिप्टोज के अंदर उस पैसे को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए शॉर्टर टर्म में मार्केट पंप कर जाएगी, लेकिन लॉन्गर टर्म में, मतलब जैसे ये पंप करने के बाद स्टेबल कॉइन्स जो है वो मार्केट से खत्म होने लगेंगे, तो होगा ये कि अल्टीमेटली जो क्रिप्टो के अंदर जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन ये टेम्पररी एक पीरियड आएगा कि जब वो ग्रोथ का स्लो डाउन होगा, क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स हैं जो जिनका कोई इश्यूअर नहीं है, जो एल्गोरिथम बेस्ड हैं, और जिनकी जो बैकिंग है वो यूएस डॉलर, एक स्टेबल कॉइन 1 यूएस डॉलर के बराबर जरूर होता है, लेकिन वो उसके पीछे
पीछे कोई ईश्वर नहीं है, कोई सेंट्रलाइज्ड ईश्वर नहीं है, उसके पीछे एल्गोरिथम्स है। जैसे कि हमारा डाई है, हमारा जो टेरा ब्लॉकचेन का जो यूएसटी है, राइट, जो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स है, इनके अंदर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ देखोगे। तो जो टेरा ब्लॉकचेन है उसका एक कॉइन है, जो स्टेबल कॉइन है यूएसटी, टेरा यूएसटी, उसके अंदर आप देखोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी, क्योंकि वो उसका कोई सेंट्रलाइज्ड ईश्वर नहीं है, उसके पीछे एल्गोरिथम्स हैं। ऐसे ही आपका डाई है, उसके अंदर आप देखोगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। तो इस तरीके के स्टेबल कॉइन्स जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, वो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स एकदम ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी दौर में स्टेबल कॉइन्स तो लोगों को हमेशा चाहिए होंगी। ऐसा कोई टाइम नहीं होगा कि स्टेबल कॉइन्स नहीं चाहिए होंगे। जस्ट दैट के सेंट्रलाइज्ड जो इशूअर्स थे, जो सेंट्रल एंटिटीज थी, जैसे सर्कल और बिटफिनेक्स, जब वो कंपनीज खत्म हो जाएंगी तो अल्टीमेटली जो स्टेबल कॉइन्स डिसेंट्रलाइज हैं, जो कि कोई सेंट्रल एंटिटी जिन्हें गवर्न नहीं करती, जिन्हें जो ओपन ब्लॉकचेन पे हैं, जिनको कम्युनिटी चलाती है, जो कि एल्गोरिथम बेस्ड हैं, तो वो जो स्टेबल कॉइन्स है उनके अंदर आप ग्रोथ देखोगे और अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन्स फिर भी रहेंगे, और लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो स्टेबल कॉइन्स हमेशा रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है, इसके पीछे एक और ऑब्जेक्टिव को, एक मानसिकता को समझने की कोशिश करिए। देखिए, मेटावर्स की शुरुआत हो चुकी है। अब मेटावर्स के अंदर जब इतना बड़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो जो इकोनॉमीज हैं वो भी मेटावर्स के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, राइट। किस तरीके से मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूँ, जैसे मेटावर्स एक, जैसे आप डिजिटल, जब आप मेटावर्स जब ग्रो करेगा, जब वहाँ क्रिप्टो इकोनॉमी बन रही है, वहाँ पे ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही है, वहाँ एनएफटीज को बाय सेल कर रहे हो आप, $10 बिलियन का ट्रांजैक्शन हो चुका है, वॉल्यूम हो चुका है एनएफटी पे, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे लैंड्स बिक रही हैं, वहाँ पे इतना बड़ा जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है मेटावर्स के अंदर, ओपन ब्लॉकचेन्स पे इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, वेब3 के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सोशल नेटवर्क्स बन रहे हैं। तो इतना सब कुछ जब हो रहा है, इतने सारे लाखों मिलियंस में लोग जब मेटावर्स के अंदर काम करेंगे, तो वो मेटावर्स के अंदर जब काम करेंगे तो वो वहाँ पे किसी को अगर रेम्यूनरेशन चाहिए या कोई डील कर रहा है, कोई अग्रीमेंट कर रहा है, कोई माल को बेच रहा है, कोई सेल कर रहा है, तो वहाँ पे लोग स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल वहाँ पे भी होगा। तो जब स्टेबल कॉइन्स का जब वहाँ पे यूज़ होगा, तो स्टेबल कॉइन्स में इसलिए भी गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी कि स्टेबल कॉइन्स के ऊपर कंट्रोल हो जाए, ताकि स्टेबल कॉइन्स की जो इकोनॉमी है, जो मेटावर्स के अंदर इकोनॉमी है, उसके अंदर भी उनका कंट्रोल रहेगा। जैसे यूएस डॉलर का कंट्रोल है आज हमारे इस एग्जिस्टिंग इकोनॉमी है दुनिया की, उसमें यूएस डॉलर का कंट्रोल है, राइट। वो ये जान सकते हैं कि कौन यूएसडी बेच रहा है, कौन यूएसडी खरीद रहा है। बट मेटावर्स के अंदर भी वो सिमिलर लेवल ऑफ कंट्रोल चाह रहे थे, लेकिन मेटावर्स जो है वो कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया है जहाँ पे कोई एक एंटिटी कंट्रोल नहीं कर सकती। यही कारण है कि यूएसडीटी और यूएसडीसी जिस दिन ये सेंट्रलाइज हो गए, जिस दिन ये फेडरल एजेंसीज इनको इशू करने लग जाएंगी, लोग मेटावर्स के अंदर ऐसे कॉइन्स को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो स्टेबल कॉइन्स को एक्सेप्ट करेंगे जो कि उस मेटावर्स में सब लोगों को अग्रीड होंगे, जो डिसेंट्रलाइज होगा, जो सेंसरशिप रेजिस्टेंट होगा, जो टेम्पर प्रूफ होगा, जिसको कोई भी ओपनली वेरीफाई कर सकता है, और उस तरीके के जो स्टेबल कॉइन्स है वो प्रेवलेंट होंगे। तो इससे ये भी साबित होता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये थ्रेट भी फील होगा कि जब मेटावर्स के ऊपर इतनी इकोनॉमी जब शिफ्ट हो रही है, धीरे धीरे लोग जब मेटावर्स के अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे, क्रिप्टो इकोनॉमी का वहाँ पार्ट बन रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को टैक्सेस का भी लॉस होने का डर है। क्योंकि जब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी जब दुनिया में करते हैं, सपोज जैसे एग्जिस्टिंग दुनिया में मैं फिजिकल वर्ल्ड में अगर कोई काम कर रहा हूँ, कोई जॉब कर रहा हूँ, कोई अपॉइंटमेंट लेटर ले रहा हूँ, मेरे बैंक के अंदर सैलरी आ रही है, मैं कहाँ खर्चा कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें वेरीफाइबल हैं किसी भी एजेंसी के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन मेटावर्स के अंदर जो कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कैसे अर्निंग हो रही है, नॉन कस्टोडियल वॉलेट में लोग अर्निंग्स को ले रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट वहाँ पे ट्रैक करेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट्स को एक अपना रेवेन्यू लूज होता हुआ दिख रहा है। आप सोचो कि अगर मेटावर्स की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन की हो जाए, राइट, और 1-2 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी हो जाए, तो जब इतनी बड़ी इकोनॉमी के अंदर जब लोग अर्निंग्स करेंगे, वहाँ पे वॉल्यूम्स होगा, तो वहाँ पे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को लॉस होता दिख रहा है। इसीलिए जो यूएस गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इतना बड़ा लॉस होने से पहले क्यों ना स्टेबल कॉइन्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि जब स्टेबल कॉइन्स
कॉइन्स को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो कहीं ना कहीं हम उस इकोनॉमी का हिस्सा भी बन जाएंगे और हम वहाँ पे जो टैक्सेस हैं उसको भी ले पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये वही वाली बात हो गई कि फेसबुक जिस हिसाब से चाह रहा है कि फेसबुक का जो मेटावर्स है वही मेटावर्स है, ऐसा नहीं है कि मेटावर्स जो है अल्टीमेटली वो होगा जो कि ओपन होगा, जो कि डिसेंट्रलाइज होगा, जो कि जिसको कोई भी एक सेंट्रल एंटिटी कंट्रोल नहीं करेगी। और वहाँ का जो वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो उस मेटावर्स के अंदर लोग अपनी वैल्यू को जो स्टोर करना चाहेंगे, डिजिटल स्टोर ऑफ वैल्यू जिसे कहेंगे, जहाँ पे अपनी मॉनेटरी एनर्जी, जब इतनी बड़ी इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे तो इनकम होगी, तो अपनी इनकम को वो सेव करना चाहेंगे बिटकॉइन में, जो कि डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है। तो ऐसे ही वहाँ पे लोग जो जिस करेंसी को यूज़ करना चाहेंगे जो स्टेबल हो, जिसमें वो एग्रीमेंट्स कर सकें, जिसमें वो डील कर सकें, तो वो वहाँ पे हो सकता है डाई हो, टेरा यूएसटी हो, राइट, जिसको वो यूज़ करना चाहेंगे। ऐसे ही वो डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग को करना चाहेंगे, जैसे कि आपका काफ़ी सारे ऐसे 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग में है। फिर डिसेंट्रलाइज स्टोरेज में जैसे कि आरवीव हो गया, उसके अंदर वो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज में जाना चाहेंगे। वो कोई ऐसी स्टोरेज नहीं लेना चाहेंगे मेटावर्स में जो कि सेंट्रलाइज्ड हो, जैसे अमेजोन की है, राइट। वो डिसेंट्रलाइज रेंडरिंग सर्विस लेना चाहेंगे। वो कोई भी ऐसी चीज जो मेटावर्स के अंदर हर वो चीज वो प्रेवलेंट होगी, वो सबसे ज्यादा कॉमन होगी, जो कि डिसेंट्रलाइज होगी, जिसको कोई जो सेंसरशिप रेजिस्टेंट होगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे कोई एक कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये मेटावर्स की खासियत होगी। मेटावर्स वो नहीं होगा जो फेसबुक का एक डिजिटल लेजर होगा, जिसका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा, जिसको एक ही बंदा या एक ही एंटिटी कंट्रोल करती होगी। तो ये फ्यूचर जो है बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। गवर्नमेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है कि वो मेटावर्स की इकोनॉमी को किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से वो रूल करेंगे, किस तरीके से वो टैक्सेस करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इनफैक्ट आप ये काफ़ी हद तक अग्री करोगे कि सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स को भी उस मेटावर्स का पार्ट बनना पड़ेगा अगर वो मेटावर्स के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन जनरेट करना चाहते हो। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अगर आप ये सोच रहे हो, क्योंकि मेरा भी ये मानना है, क्योंकि ये करके किसने दिखाया, ये दिखाया जो मायामी का जो मेयर है, उसने ये करके दिखाया कि मेटावर्स का पार्ट बनने से किस तरीके से जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी फायदा उठा सकते हैं इस मेटावर्स से। क्योंकि जो मेयर है मायामी का, उसने जो सिटी कॉइन्स प्रोजेक्ट है, उसके सिटी कॉइन्स प्रोजेक्ट, बेसिकली मैं उसके बारे में वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो बेसिकली फ्यूचर सिटी कॉइन्स का होने वाला है, जिसके अंदर हमने देखा कि मायामी कॉइन जो है वो मिंट किया सिटी कॉइन्स ने, और मायामी कॉइन के थ्रू जो $7 मिलियन जो है वो अर्न कर चुकी है मायामी की जो सिटी है। तो मायामी सिटी का जो अर्निंग जो हुई मायामी कॉइन से, वो $7 मिलियन की कम्युनिटी ने कमा के दी है मायामी को। तो राइट, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो कम्युनिटी है, मायामी की खुद की जो सिटी के जो रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने मायामी कॉइन के थ्रू जो है मिंट करके मायामी सिटी को $7 मिलियन दिए। ये टैक्सेस नहीं थे, ये एक तरीके का अपने शहर के लिए वहाँ की कम्युनिटी ने ग्रांट दिया कॉइन को माइन करके। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि मेटावर्स के अंदर हो सकता है टैक्सेस की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो हर रेजिडेंट अपना जो जिस शहर का होगा, वो हर रेजिडेंट जिस देश का जो होगा, वो अपने देश को, अपने शहर को मेटावर्स से अर्न करके वैसे ही अपने कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, सिटीज को ग्रो करने के लिए वो ग्रांट मिलना शुरू हो जाएंगे। हर सिटी को मेटावर्स को एम्ब्रेस करेगा, वो मेटावर्स से अर्न करेगा। ये मायामी ने करके दिखाया। मतलब $7 मिलियन 3 महीने 4 महीने के अंदर उनके पास आ गए, और आगे भी ये इनकम जारी रहेगी। तो अब मायामी के बाद सैन फ्रांसिस्को, टेक्सास, काफ़ी सारे कॉइन्स जो हैं वो आप देखो कि फ्यूचर में म्यूनिसिपल कमेटीज अपने अपने कॉइन्स लेके आ रही हैं। तो मेटावर्स रिवॉर्ड कर रहा है सिटीज़ को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो आई थिंक ये देखने वाला टाइम है फ्यूचर में क्या होगा कि स्टेबल कॉइन्स को लेके बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं फ्यूचर में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। आई एम श्योर कि आपको ये अपडेट या एनालिसिस पसंद आई होगी। आई एम श्योर कि ये जो एनालिसिस है, इसमें हम लोगों का बहुत वक्त और टाइम लगता है। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और अपने लोगों में शेयर करेगा। सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में हेल्प करने में लाइक जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और टॉक अबाउट दिस चैनल विद योर पीपल एंड शेयर दिस कंटेंट. This will be the best compensation or reward or incentive
I'll get in return. So with this thought, thank you very much and have a good time.